श्रीनिवास का पूरा नाम मैसूर नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास था। इनका जन्म 1916 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 1999 ईस्वी में हुई थी। ये मूल रूप से भारत विद्या परिप्रेक्ष्य और सूक्ष्म मानवशास्त्री समुदायों के अध्ययन से संबंधित हैं। श्रीनिवास अपनी बहुचर्चित संस्कृतिकरण की अवधारणा के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं। श्रीनिवास भारतीय समाजशास्त्र और मानवशास्त्र में सहभागी अवलोकन के जनक थे। इन्होंने पहले कुर्ग लोगों को और बाद में दक्षिण भारत के मैसूर जिले के रामपुरा, जिसका वास्तविक नाम कोटघल्ली है, का अध्ययन किया था। श्रीनिवास ने संरचनात्मक प्रकारवादी दृष्टि से भारतीय समाज का अध्ययन किया था, जो उन्होंने रैडक्लिफ ब्राउन से ग्रहण किया था। ब्राउन इनके शोध निर्देशक भी थे। श्रीनिवास ने प्रभु जाति, पश्चिमीकरण, लौकिकीकरण, आधुनिकीकरण, एकता और फैलाव की अवधारणाएं दी हैं। इनके विचारों पर राष्ट्र आंदोलन, घुरिये, रैडक्लिफ ब्राउन तथा इवांस प्रेचाई का प्रभाव था। श्रीनिवास ने 1938 में एमए की डिग्री प्राप्त की। डी फिल के लिए इन्होंने रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग दी कुर्ग ऑफ साउथ इंडिया नामक विषय पर थीसिस लिखी, जिसमें उन्होंने सर्वप्रथम संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रयोग किया था। नेक्स्ट देखिए, श्रीनिवास ने ICSSR की रिपोर्ट के माध्यम से ये बताया है कि समाजशास्त्र की 3/4 विधियाँ आज भी संरचनात्मक प्रकारवाद हैं। श्रीनिवास दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर थे और अपने मूल निवास कर्नाटक के रामपुरा में स्थापित सामाजिक आर्थिक परिवर्तन संस्थान में शोध निर्देशक रहे थे। इन्होंने समाजशास्त्र, मानवशास्त्र और अर्थशास्त्र के मध्य अंतर को पाटने का कार्य किया। इन तीनों विषयों का मिश्रित रूप इनकी पुस्तक कलेक्टेड एसेस है। यहाँ पे देखिए, श्रीनिवास ने समाजशास्त्र, मानवशास्त्र और अर्थशास्त्र के मध्य अंतर को बताया है, जिसका मिश्रित रूप इनकी पुस्तक कलेक्टेड एसेस में बतलाया गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है संस्कृतिकरण। संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रयोग परंपरागत भारतीय सामाजिक संरचना में सांस्कृतिक गतिशीलता की प्रक्रिया का वर्णन करने हेतु किया गया था। श्रीनिवास ने दक्षिण भारत के कुर्ग लोगों के सामाजिक और धार्मिक जीवन के विश्लेषण के लिए संस्कृतिकरण की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। गतिशीलता की इसी प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए श्रीनिवास ने आरंभ में ब्राह्मणीकरण शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन बाद में उन्होंने इसका नाम परिवर्तित करके संस्कृतिकरण रख दिया। तो इसे नोट कर लीजिएगा कि अगर एग्जाम्स में आता है कि श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण का पहला नाम क्या रखा था, तो इसमें आ जाएगा ब्राह्मणीकरण। इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। MM श्रीनिवास के अनुसार संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई निम्न हिंदू जाति या जनजाति या समूह अपनी प्रथाओं, कर्मकांडों, विचारधारा तथा जीवन शैली को अपने से उच्च जाति या प्रायः द्विज जातियों की दिशा में बदल लेती है तथा 2-3 पीढ़ी पश्चात अपनी उच्च स्थिति का दावा करती है, जो स्वीकार कर लिया जाता है। सामान्यतः संस्कृतिकरण के साथ साथ और प्रायः उसके परिणाम स्वरूप संबद्ध जाति ऊपर की ओर गतिशील होती है, पर गतिशीलता संस्कृति के बिना भी अथवा गतिशीलता के बिना संस्कृतिकरण भी संभव है। किंतु संस्कृतिकरण से संबद्ध गतिशीलता के परिणाम स्वरूप व्यवस्था में केवल पद्यमूलक परिवर्तन ही होते हैं, कोई संरचनात्मक मूलक परिवर्तन नहीं होता। अर्थात एक जाति अपने आसपास की जातियों से ऊपर उठ जाती है और दूसरी नीचे आ जाती है,
पर यह कार्य व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं करता है, ऐसा श्रीनिवास का मानना था। श्रीनिवास ने जब मैसूर के कुर्ग लोगों का अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि निम्न जातियों के लोग ब्राह्मणों की कुछ प्रथाओं का अनुकरण करने लगे थे और स्वयं की कुछ प्रथाओं जैसे मांस खाना, शराब का प्रयोग तथा पशु बलि आदि छोड़ रहे थे। वे सब कुछ इसलिए कर रहे थे ताकि जाति संस्तरण में उनकी स्थिति ऊपर उठ सके। ऐसा करके वे ब्राह्मणों की जीवन पद्धति के अनुकरण द्वारा 1 या 2 पीढ़ी में जातीय संस्तरण की प्रणाली में उच्च स्थिति की मांग प्रस्तुत कर सके। इसमें श्रीनिवास ने पाया कि इससे किसी निम्न जाति की स्थिति में नहीं स्थैतिक परिवर्तन आता है। सामान्यतः निम्न जातियां स्थानीय प्रभु जातियों का अनुकरण करती हैं। निम्न जाति का किसी उच्च जाति का अनुकरण निम्न जाति द्वारा जाति पदक्रम की स्वीकृति है। चूँकि सामाजिक गतिशीलता समूह स्वीकृति पर निर्भर करता है, अन्य जातियां संस्कृतिकरण के कारण गतिशीलता को मान्यता नहीं देती, क्योंकि समकक्षता शक्ति से प्राप्त की जा सकती है, अनुकरण से नहीं। नेक्स्ट देखिए प्रभु जाति। श्रीनिवास ने प्रभु जाति किसे कहा है? देखिए, जब किसी क्षेत्र विशेष में किसी जाति विशेष की संख्या अन्य जातियों की अपेक्षाकृत अधिक हो, साथ ही पारंपरिक पदक्रम में उनकी सामाजिक स्थिति नीचे हो, इसके अतिरिक्त वे आर्थिक रूप से समृद्ध भी हो, तो उसे प्रभु जाति कहते हैं। इसकी इन्होंने कुछ निम्न विशेषताएं बताई हैं। इसमें पहला है संख्यात्मक शक्ति, दूसरा है संसाधनों पर नियंत्रण, तीसरा है राजनीतिक शक्ति पर अधिकार और चौथा है सामाजिक राजनीतिक परिस्थिति। नवीन परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए श्रीनिवास ने अपने बाद के लेखनों में यह स्वीकार किया कि प्रभु जाति के लिए अन्य कारक भी जिम्मेदार हैं, जैसे पश्चिमी संस्कृति, जिसमें इन्होंने पहला बताया है आरक्षण, दूसरा प्रशासन, तीसरा आय और चौथा केंद्र की प्रभुता। एस.सी. दुबे और राम वर्मन ने उनकी प्रभु जाति की अवधारणा की आलोचना की है और दुबे ने प्रभु व्यक्ति को माना है और रायवर्मन ने प्रभु समुदाय की अवधारणा दी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है पश्चिमीकरण। इसमें श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण को एक ऐसी प्रक्रिया बताया है जिसमें भारतीय लोग पश्चिमी देश के रीति रिवाज, खान पान, जीवन शैली, वेशभूषा, संस्कृति, शिक्षा एवं धर्म आदि का अनुसरण करते हैं। इसमें अंग्रेजों के आगमन के बाद के परिवर्तनों को सम्मिलित किया गया है। इसका संबंध किसी विशेष वर्ग से नहीं, बल्कि यह जनसंख्या के बड़े भाग को प्रभावित करता है। पश्चिमीकरण एक मूल्य तटस्थ अवधारणा है, जबकि आधुनिकीकरण मूल्य युक्त अवधारणा है। लौकिकीकरण, निरपेक्षीकरण, पश्चिमीकरण के परिणाम स्वरूप भारत में लौकिकीकरण की जड़ें मजबूत हुई। यह धार्मिक प्रभाव से मुक्त होकर सामाजिक घटनाओं को देखने की बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आधुनिकीकरण। यह एक मूल्य मुक्त प्रक्रिया है जिसमें तर्क के आधार पर अच्छे और बुरे में भेद किया जाता है। पश्चिमीकरण और लौकिकीकरण ने ही आधुनिकीकरण को लाने में सहयोग किया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है जाति के बारे में उनके विचार। श्रीनिवास ने अपनी पुस्तक कास्ट इन मॉडर्न इंडिया 1962 में वर्णित किया कि जो समाज वैज्ञानिक जाति को समझना चाहते हैं उन्हें वर्ष के मॉडल को छोड़ देना चाहिए। श्रीनिवास के अनुसार जाति हिंदू समाज का संरचनात्मक आधार है। इन्होंने जाति के आधार पर एकता की धारणा दी है। श्रीनिवास ने जाति व्यवस्था में ऊर्ध्व और क्षैतिज एकता की बात कही है।
उद्धर्व एकता सभी जातियों से निम्न से उच्च जातियों तक स्थान है। संस्कृति में कुछ ऐसे साझा तत्व होते हैं जो सभी में लगभग समान होते हैं, जैसे समान भाषा, समान रीति रिवाज, समान त्योहार, समान देवी देवता आदि। इसे श्रीनिवास ने शीर्ष एकता कहा है। क्षैतिज एकता एक ही जाति के सभी सदस्यों में समान परंपरा, रीति रिवाज, त्योहार, पूजा पद्धति, संस्कृति आदि को माना जाता है, चाहे उसमें क्षेत्रीयता के आधार पर विभिन्नता क्यों न हो। उसे क्षैतिज एकता कहते हैं। फैलाव की इन्होंने धारणा दी है। फैलाव के अंतर्गत उन्होंने हिंदू धर्म के प्रसार की बात कही है। हिंदू धर्म 4 स्तरों पर विभाजित है: अखिल भारतीय हिंदुत्व, प्रायद्वीपीय हिंदुत्व, क्षेत्रीय प्रादेशिक हिंदुत्व, स्थानीय हिंदुत्व, अखिल भारतीय हिंदुत्व। सारे भारत में फैला हिंदुत्व है और इसकी प्रकृति विशुद्ध संस्कृति निष्ठ है। जैसे राम और कृष्ण जन्मोत्सव समस्त भारत में पाया जाता है। प्रायद्वीपीय हिंदुत्व भारत के दक्षिणी हिस्सों में पाए जाने वाला हिंदुत्व है। नेक्स्ट है क्षेत्रीय हिंदुत्व। कुछ क्षेत्रों में फैला हिंदुत्व है, जैसे मालाबार, कुर्ग आदि। स्थानीय हिंदुत्व बहुत छोटे क्षेत्र में फैला हिंदुत्व है। जैसे जैसे फैलाव का क्षेत्र घटता है, वैसे वैसे आमजनों के बीच प्रचलित आनुष्ठानिक क्रियाओं और सांस्कृतिक स्वरूपों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। और जैसे जैसे क्षेत्र घटता है, पूजा अनुष्ठानों के सामान्य स्वरूप घटते जाते हैं। श्रीनिवास ने धर्म ग्रंथों की जानकारी को बुक व्यू और क्षेत्र शोध द्वारा प्राप्त जानकारी को फील्ड व्यू कहा है। उन्होंने कहा कि भारत को स्वदेशीकरण के रास्ते पर ले जाने के लिए फील्ड वर्क अहम भूमिका निभाता है। ये कुछ बुक हैं एम एस श्रीनिवास की, इन्हें देख लीजिए। फर्स्ट बुक है मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर 1942। नेक्स्ट है रिलीजन एंड सोसाइटी अमोंग द ग्रुप्स ऑफ साउथ इंडिया 1952। नेक्स्ट है इंडियाज विलेज 1955। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेज 1962। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया 1966। द रिमेंबर्ड विलेज 1976। इंडिया सोशल स्ट्रक्चर 1980। द डोमिनेंट कास्ट एंड अदर एसेज 1987। द कोहेसिव रोल ऑफ संस्कृताइजेशन 1989। ऑन लिविंग इन अ रिवॉल्यूशन एंड अदर एसेज 1992। विलेज कास्ट जेंडर एंड मेथड 1996 एंड इंडियन सोसाइटी थ्रू पर्सनल राइटिंग्स 1996। इन शब्दकोश में मैंने इस वीडियो में प्रयोग किए गए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ दिए हैं। जिन स्टूडेंट्स को इन्हें समझने में कठिनाई हुई है या समझ नहीं आ रहे हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं और नोट डाउन भी कर लीजिएगा, ताकि आपको ये अच्छे से समझ आ जाए। ओके फ्रेंड्स, वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।